नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रैंक बूस्टर सीरीज के अंतर्गत हम आपसे डेली 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और जो कि आपके किसी न किसी एक सब्जेक्ट से होते हैं। आज मैं आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री के, और ये 5 क्वेश्चन ही नहीं, आपके 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं और उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में बताया जाता है, जिससे आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पूरे चैप्टर से पूरे कोर्स से आपके वो कवर हो जाता है। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 क्वेश्चन, जिसमें मैं आज आपसे 2 ऑर्गेनिक और आपका इसमें 2 इनऑर्गेनिक और 1 फिजिकल आपसे मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 बातें बता दूं कि जो भी आपको मैं क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा उन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, बीएचयू वर्ल्ड कुछ कोर्सेज को लेकर, जिसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ, बायो, नर्सिंग, बीआर सोशल, बीएलएलबी, एलएलबी और सीएचएस 9 क्लास, इन सभी की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है और जिसका लास्ट बैच का एडमिशन जो है आपका चल रहा है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देखकर। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस करेंगे, बड़े बढ़िया क्वेश्चंस होंगे आपके। आप काफी उसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमसे नए जुड़ रहे हैं। और अगर हमारे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर रैंक बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर सारे वीडियोस आपके लाइंड अप हैं। आप कोई भी वीडियो उठा के वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक का है। इसमें आपका है कि आपको बताना है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8। C4H8 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपके निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन की बहुत जरूरी है कि आपको सही अप्रोच पता हो, नहीं तो ऐसे तो आप अंधाधुंध मारते रहेंगे तो 3 4 5 निकालते रहेंगे और सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और 3 4 5 फिर कंफ्यूजन में कोई ना कोई गलती कर देंगे। ठीक है, तो सही अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। क्या है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इससे आपको क्या पता चलता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या पता चलता है इससे हमें? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CN+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। ये क्या है? CN हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन, +1 माइनस H जितने भी हाइड्रोजन हो, X जितने हैलोजन्स हो, माइनस N नाइट्रोजन अपॉन 2। जैसे अगर हम लोग यहां पर निकालने जाएंगे तो आपके टोटल 4 कार्बन हैं, तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 8। बाकी वो सब है ही नहीं आपके, हैलोजन नाइट्रोजन बाई 2 आ जाएगा आपका। तो यहां से आप देखेंगे आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ जाएगा 1। ये एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आने का मतलब क्या हुआ? मतलब एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट जो होगा ये आपका या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड होगा या इन द फॉर्म ऑफ रिंग होगा। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है इसका मतलब या तो एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में होगा या तो एक रिंग हो सकती है। अगर यहीं पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 2 आता, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती? या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होता, या तो 2 डबल बॉन्ड होते, या ऐसा हो सकता था कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती थी, या ऐसा हो सकता है यहां पर आपका कि 2 डबल बॉन्ड हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग हो सकती है, और इसमें आपके कोई ऑप्शन नहीं होगा, या आपका यहां पर हाँ बस यही होगा। ठीक है, इतने आपके ऑप्शंस यहां पर हो सकते हैं, या आपके 2 रिंग भी हो सकती है। ठीक है, इतने आपके ऑप्शंस होते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें हेल्प मिलती है स्ट्रक्चर बनाने की। देखिए कैसे, अगर मुझे ये पता चल गया कि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, मतलब या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग जरूर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड तो जरूर प्रेजेंट होगा। तो C4H8 है और आप फॉर्मूला देखकर भी पहचान लेंगे कि ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो C4 पहले ऐसे बना लीजिए और एक आपको डबल बॉन्ड रखना है, एक डबल बॉन्ड रख लीजिए। ठीक है, उसके बिना तो होगा नहीं। ठीक, अगला काम आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल है तो आप क्या कर सकते हैं? इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दीजिए, चेंज कर दिया मैंने। अगला काम क्या कर सकते हैं कि 4 कार्बन है,
मैं सोच रहा हूं कि इसको अगर 3 ही कार्बन में बना लूं तो कैसे करूंगा, एक कार्बन को इस तरीके से कर दूंगा, ब्रांच बना दूंगा, और एक डबल बॉन्ड आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका आया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया। अब मैं यहां पर इससे कम नहीं कर सकता, 2 कार्बन में नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑप्शन आता है कि हम रिंग बना सकते हैं। रिंग कितने की बनाएंगे, 4 की बना लीजिए, ये भी हो गया। 4 के बाद क्या 3 की बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और बस क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांचिंग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, एक ब्रांचिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, इसके अलावा आप कुछ भी बनाएंगे ना तो इसी में से कोई एक चीज बना देंगे आप, ये आप देख लीजिएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, मैंने क्या कहा, डबल बॉन्ड और रिंग है। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड बनाया या तो मैंने रिंग बनाया। रिंग में डबल बॉन्ड नहीं बना दिया है। रिंग में डबल बॉन्ड तब बनता है जब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होगा। अभी मैंने लिखा था एक डबल बॉन्ड एंड रिंग। ठीक है, ये जब मैं लिखा था दो, अगर 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं बना पाओगे, खुद ही सोचिए आप नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहां पर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका, ये क्या बनाया मैंने, ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। होता क्या है ना कि अगर आप ओपन लिखोगे तब आपको आसानी ज्यादा होगी, आप ज्यादा समझेंगे। आप इसको ओपन फॉर्म में लिखिए इस तरीके से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो है आप अगर आप ध्यान दे दें तो इसका क्या आप सिस ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते हैं, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड कॉल्ड सिस, और अगर अपोजिट हो जाता तो ट्रांस हो जाता, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो अगर आपको कहता है स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो बनाइए, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आपसे पूछता तो आप क्या कह देते, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या होता, 6 होता। अगर स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो पूछता और सिर्फ स्ट्रक्चरल कर रहा है तो आपका 5 होगा आंसर। ठीक है, चलिए हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, जो कि आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके घूम फिर के आपके पेपर में आता ही आता है। वो है आपके आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, या हेलोफॉर्म टेस्ट कह लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन है ऐसा जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है यहां पर, जिसमें है आपका CH3 CH2 CH2OH, दूसरा है CH3 CH2OH, तीसरा है आपका CH3 CHOH CH3, और लास्ट कह रहा है बोथ B एंड C। इसको छोड़ दीजिए, B एंड C क्या, मुझे यही पता करना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पहले आप ये समझिए ना कि हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। देखिए इसमें सबसे पहले कंडीशन जान लीजिए, देता कौन है। हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट, आपका हेलोफॉर्म मतलब हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म सब हो जाएगा, आइडोफॉर्म सिंपल I2 की बात की जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, कौन देते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, किसी भी कंपाउंड में अगर ये या ये दोनों में से कोई एक ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों में से कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट जो है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, जैसे कोरोना पॉजिटिव आता है वैसे ही ये भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए, CH3 CHOH वाला ग्रुप, मतलब ये चीजें आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद चाहे जो लगा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और CH3CO से जुड़ा मतलब CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी कुछ भी आगे जुड़ा हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, वही लोग आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, या हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन आपके दे देंगे। ठीक है, आप यही कह सकते हो, लेकिन सारे कीटोन नहीं देंगे। अगर ये भी एक कीटोन है ना, CH3 CH2CO CH2 CH3, ये भी एक कीटोन है ना,
क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? कभी नहीं देगा। मैंने क्या कहा, CH3CO ग्रुप होना चाहिए। क्या CH3CO ग्रुप है यहाँ पर? नहीं है। यहाँ पर CH2CO ग्रुप है, ये नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, जो ग्रुप बता रहा हूं यही ग्रुप ही प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, हाँ यहां पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, यहां पर भी, यहां पर मत लगाइए, अलग लगाइए। अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CH ये और CH3CHO। तो यही एक सिंगल प्राइमरी अल्कोहल होता है, मतलब इथेनॉल ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और ये आपका ही सिंपल, मतलब यही एक ऐसा एसिटल्डिहाइड है जो कि एक एल्डिहाइड है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। नहीं तो और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ आपका इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड, यही दो ही लोग आपका ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक, और मेरे हिसाब से एक तो यहां पर आपको मिल जाएगा, और यहां पर देखिए CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, और भी मैं कहा था CH3CHOH, और CH3 जुड़ता नहीं, हम कह रहे हैं अभी यहां पर होता CH2, ऐसे खूब ग्रुप जोड़ देता, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे CH3CHOH ग्रुप चाहिए ही चाहिए, या CH3CO ग्रुप चाहिए ही चाहिए। इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें CH3CHOH नहीं आपको मिलेगा, OH है, CH भी है, लेकिन CH3 कहाँ है? नहीं है, तो ये नहीं देगा आपका, ये नहीं देगा, ये दोनों दे देंगे। ठीक है, ये बात थी, ये हुआ कंडीशन। बात आती है कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। तो ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, अगर ये दोनों, मतलब अगर आपका इन दोनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग X2OH- बेस की प्रेजेंस में करते हैं, X2 मतलब समझ रहे हैं, जैसे Cl2 Br2 I2 इस टाइप का अगर हम कोई भी हाइड्रोजन लेंगे X2, तो अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, CHX3 बनता है। क्या बनता है? CHX3, दैट इज द हैलोफॉर्म है ये आपका ये। ठीक है, हैलोफॉर्म जिसमें आपका आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये सब होता है, CHX3, और इसके साथ आपका क्या बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो एक हैलोफॉर्म बनेगा और उसके साथ साथ एसिड का सॉल्ट बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आयोडोफॉर्म की बात हो रही थी, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं अपना ये वाला ऑप्शन CH3CHOH CH3। ठीक है, ये ले लिया, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर। इसकी रिएक्शन मान लीजिए मैं कराता हूं I2OH- से, जैसा कि आइडोफॉर्म टेस्ट कहता है, तो क्या बनेगा यहां पर, CHI3 बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, CH3COO-। ठीक है, ये आपका एसिड सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बनता है ये मेरा LOPPT बनती है, यही हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ठीक है, LOPPT बन जाती है CHI3 की, आइडोफॉर्म जो ये बना है हमारा LOPPT बन जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मेन चीज आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, और होता क्या है, X2 लेते हैं OH- तो CHX3 प्लस एसिड सॉल्ट बनता है, ये आपको पता हो। बस आइडोफॉर्म टेस्ट में आपके लिए इतना ही है। ठीक है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपका यही खत्म हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे, आप बहुत लोग क्या रट लेते हैं, मैं आप गलती बताता हूं, रट क्या लेते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन्स जो होते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। मैं पूछता हूं, ये बताइए क्या ये मेरा सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है? क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है? लेकिन ये टेस्ट देता है? नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, सेकेंडरी अल्कोहल तो देता है, ठीक है, लेकिन CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी देगा, नहीं देगा। ठीक, ये आपके दो क्वेश्चंस हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आसान नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का लिथियम बेरिलियम बोरान के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है लिथियम बेरिलियम बोरान। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम लोग कैसे देखते हैं, पहले ये जान लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सब लोग को पता होगा ऑलमोस्ट, कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कुल मिला के मुझे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना है, उसमें जो भी एनर्जी लगेगी वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो हम लोग देखते कैसे हैं, सबसे पहला आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। इससे आपका सोल्यूशन नहीं होगा मैं बता दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से आता है, जेड इफेक्टिव से
होगा क्या कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस उतना टाइटली बाउंड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है तो उसको निकालना मुश्किल होगा। उसको निकालना मुश्किल होगा मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी लगेगी तो मतलब ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। वही लिखा मैंने कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा। और सबको पता है कि जितनी छोटी साइज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव। अरे यार छोटी साइज होगी तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्शन तगड़ा नहीं होगा, तगड़े से बाउंड नहीं होगा, वही बात है। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आप खुद ही सोचो, बड़ी साइज है, मान लीजिए बड़ी साइज है, न्यूक्लियस यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां है, न्यूक्लियस ये है, चिपके रहेंगे, निकालने में बहुत दिक्कत होगी। दूर है, आसानी से निकल जाएंगे, कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। इसलिए साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होगा। होता क्या है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, कि मतलब या जैसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो, जिसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो अगर रहेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आपकी दिक्कत होगी, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। और यहीं पर आता है आखिरी में पेनिट्रेशन इफेक्ट। और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है आपको सबको पता होगा कि S का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, देन P, देन D, देन F। ठीक है, क्योंकि S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होता है इसका सबसे तगड़ा होता है, इसीलिए इसका पेनिट्रेशन सबसे तगड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा S, देन P, देन D, देन F। ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट समझते हैं क्या होता है? होता क्या है कि जब न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है तो जो हमारे आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं वो इनर ऑर्बिटल्स वाले, जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स को ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वो अंदर चले आते हैं। भाई सीधा समझो यार, मतलब अगर आप ये समझो, ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट, ये मान लीजिए 1s है, ये 2s है। जब इसका अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो ये जो होता है ये अंदर चला आता है, ये यहां चलाएगा। ठीक है, ये यहां चलाता है, ये और अंदर चलाएगा। तो बस यही है पेनिट्रेशन। और S जो होता है स्फेरिकल होता है, तो सिमेट्रिक अट्रैक्शन लगता है, तो जिसकी वजह से इसका पेनिट्रेशन सबसे तगड़ा होता है। और ये पेनिट्रेशन इफेक्ट कब आता है? जब हमारा N जो होगा वो सेम होगा और L डिफरेंट होगा। अभी यही इसका मैं यहीं पर आपको बता भी दूंगा कैसे। इतना आप इफेक्ट लगाइए, आयनाइजेशन एनर्जी आप डिसाइड कर लेंगे। जैसे लिथियम, करना कुछ नहीं इसमें, पहले ऐसा करिए, लिथियम बेरिलियम बोरान लिखिए और कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1s2 2s1, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p1। ठीक, अब देखिए यहां पर, यहां से यहां जाएंगे तो यहां पर देखिए, पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि यह कैसा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिथियम बेरिलियम बोरान होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है बताइए? साइज डिक्रीज करती है। साइज डिक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। तो इंक्रीज करती अगर, तो ये होना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन ये होता नहीं है। रीजन इसी में से है। देखिए क्या, बेरिलियम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है, नहीं सॉरी फुल फील्ड है। S आपका फुल फील्ड है, 1s2 2s2 फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से लिथियम से तो ज्यादा इसका होगा, ये तो श्योर है। बोरॉन से भी इसका ज्यादा होगा। चाहे आप फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोल दीजिए, या दूसरा कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट का। मैंने क्या कहा था, पेनिट्रेशन में देखिए N सेम हो, N सेम है 2 2, लेकिन L डिफरेंट है। यहां पर N2 है और L 0 है, यहां पर N2 है और L यहां पर 1 है। P है ना, P सबसेल का L जो होता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, वो कितना होता है? 1 होता है। तो इस केस में क्या होगा, जिसका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट है, तो S वाले का ज्यादा होगा, तो ये किसका? इसका ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से बेरिलियम, देन बोरान एंड देन लिथियम। ठीक है, बेरिलियम, बोरान एंड देन लिथियम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ये शायद थर्ड ऑप्शन है आपका।
ठीक है। और आप पेनिट्रेशन ना भी सोच पाते ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बता देते। अरे भाई यहां से निकालना आसान है ना, ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है, आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पी सब सेल में है, आसानी से निकाल ले जाएंगे। यहां से नहीं निकाल पाएंगे, फुल फील्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। आप वही देख के काम कर सकते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वहीं पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। आयनाइजेशन एनर्जी में इतना ही है, थोड़ा एग्जांपल और डिस्कस करने चाहिए यहां पर, तो फिर कभी क्वेश्चन मिलेगा तो डिस्कस जरूर करेंगे आपसे। अगला चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि मैंने एक पिछले वीडियो में आपको हाइड्रोलिसिस का एक क्वेश्चन कराया था, और उसमें मैंने आपको हाइड्रोलिसिस कराया था जिनॉन फ्लोराइड्स की, XgF2, XgF4, XgF6 की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी वो बताया था। अब यहां पर एक और हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आता है, ये आपके पर एसिड की हाइड्रोलिसिस की है, पर एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि H2S2O8 इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर आप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। H2S2O8 की अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए मैं क्या करता हूं, एक बताऊंगा, सारे पर एसिड ऐसे ही निकाले जाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि जितना मैंने नीचे लिखा है, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, आप उसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी यहां पर भी लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो पर एसिड की हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पर एसिड क्या होते हैं। पर एसिड वो होते हैं जिसमें परऑक्साइड लिंकेज का प्रेजेंस होगा। क्या क्या प्रेजेंट होगा, परऑक्साइड लिंकेज। क्या होता है परऑक्साइड लिंकेज, इस टाइप का आपको लिंकेज मिलेगा, पर इसको हम लोग कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज, और या इसको हम लोग परऑक्साइड को इस तरीके से डिनोट करते हैं O2 ठीक है। तो इस टाइप का लिंकेज कैसे पता चलेगा कि परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। फिर बात आएगी कि कितने परऑक्साइड लिंकेज है, ये कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपकी, इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरी नहीं थी। नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज क्या है आपकी, अगर नंबर ऑफ, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सेंट्रल एटम पर। अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 2 है, देन जो नंबर ऑफ परऑक्साइड लिंकेज होता है वो कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अगर आपका नंबर, अगर नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 1 है, तो उस केस में कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तीसरी चीज, इसकी पोजीशन कैसे होगी स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी मैं आंसर निकाल पाऊंगा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता चलेगा हमें, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन कैसे, अगर आपका एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एंड वन साइड एटम प्रेजेंट है, एक सेंट्रल एटम और एक साइड एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सेंट्रल एटम मान लीजिए, उसको मैं टी लिख देता हूं, ठीक है, सेंट्रल एटम टी मान लीजिए, तो TOOH इस तरीके से लिख देंगे। अगर दो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, मान लीजिए दोनों TT है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर दो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, अगर एक सेंट्रल एटम है और कोई साइड एटम नहीं है, तो उस केस में इस तरह लिखा जाता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है CrO5, ड्रॉ कर लीजिएगा, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि पर एसिड क्या होता है, जिसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। कैसे पता चलेगा, तो इस तरीके से पता चलेगा जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगा। फिर कितने परऑक्साइड लिंकेज होंगे वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सेंट्रल एटम है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया कि कितने परऑक्साइड लिंकेज है, तो उनकी पोजीशन क्या होगी स्ट्रक्चर में, ये आपको पता चल जाएगा, तभी आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे, और तभी आपसे इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आपसे बनेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको रफ करूं, बिल्कुल रफ कर दीजिए सर, आगे की बात बताइए। अब देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन की थोड़ा सा ऑपरेशन करता हूं। H2S2O8 उठाइए, इसका मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा आंसर लिख दूंगा तुरंत। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना पाऊंगा, पहले पता करूं इसमें परऑक्साइड लिंकेज है या नहीं है, पर एसिड है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना आएगा, 2 + 2x + 6
-16 इज इक्वल टू 0, तो x यहां पर कितना आ जाएगा, +7। और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6। ठीक है, जो इसका ग्रुप नंबर होगा वही तो होगा, इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, 16। ठीक है, तो इसका प्लस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, और आ कितना आ रहा है, +7। तो यहां पर इसका मतलब सीधी सी बात है पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। कितने पेरोक्साइड लिंकेज होंगे, 2 सेंट्रल एटम है, तो कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम 1, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। और 2 सेंट्रल एटम है तो पोजीशन क्या होगी, इस तरीके से होगी पोजीशन। ठीक, ये 2 बातें क्लियर हो गई स्ट्रक्चर बनाकर। ठीक है, चलिए पोजीशन पता चल गई, कितने होंगे सब कुछ पता चल गया मुझे। ये आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में एक बात कि फास्फोरस की प्रायोरिटी होती है हमेशा डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O बनाने की। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाता है। सल्फर और क्लोरीन सबसे पहले OH, ये SHOH या ClOH बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद जो आपका बनना होगा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी तो बॉन्ड बनेंगे लेकिन पहले ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर OH बना देंगे, बाकी बैलेंसी पूरी करनी है 6, तो वो हमने डबल बॉन्ड O लगाकर पूरा कर दिया। ठीक है, तो देख लीजिए H2, S2 और O8 है कि नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इसी की हाइड्रोलिसिस करनी, कुछ मत करनी है भाई, इसी पेरोक्साइड बॉन्ड को तोड़ दीजिए। और H2O क्या होता है, H और OH है, एक साइड H दे दीजिए और किसी भी साइड OH दे दीजिए, और देख लीजिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका। आप यहां ध्यान देंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां देखिए यहां क्या है, H2SO4 बन रहा है। अभी मैं आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखना भी सिखा दूंगा, चिंता मत करिए। जो ज्यादा देर तक जुड़े रहेंगे उनको ज्यादा फायदा मिलेगा, जो जल्दी हमसे वीडियो देख के जल्दी हट जाएंगे उनको नुकसान होगा। तो H2SO4 प्लस यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, H2SO5, मुझे तो ये दिख रहा है H2SO5। अब देखिए चेक करिए कि ये क्या है। अब देखिए क्या कोई और फर्दर पैरा एसिड तो नहीं निकल जा रहा है, ये फिर पैरा एसिड है। आप देखिए कैसे, आप अगर निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होगा +8, यही है आपका कैरोज एसिड। अगर आप ध्यान देंगे तो दिस इज कॉल्ड कैरोज एसिड एंड दिस इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। ठीक है, तो H2SO5S आपका +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। इसमें कितने होंगे, कितने पेरोक्साइड लिंकेज होंगे, कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटेड 8 माइनस मैक्सिमम 6/2, क्योंकि सेंट्रल एटम एक ही है तो एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा यहां पर H2SO5। तो H2SO5 का इधर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यहां पर एक सेंट्रल एटम और साइड एटम प्रेजेंट है, तो कैसे बनेगा, SOOH। ठीक है, बाकी इसकी OH बनाने की प्रायोरिटी होती है, बाकी बैलेंस ही पूरा कर लीजिए। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर तो यहां पर भी बना था, आप देख ही सकते हो। ठीक, तो ये बन गया आपका H2SO5 बना है, ठीक है, एकदम ठीक है। फिर पेरोक्साइड लिंकेज बन गया, इसको तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब H और OH बांट दीजिए। लेकिन HOH बांटते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको ही आपको OH देना है, इसको ही H देना है, क्योंकि अगर आपने इसको OH दे दिया फिर से H2SO5 बना दोगे, क्या मतलब है, वही बार बार वही बनाओगे, वही बार बार बनाओगे, क्या मतलब उसका। तो यहां पर OH नहीं, यहां पर H ही दीजिएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी भाई। और देखिए क्या बन गया, ये H2SO4 प्लस H2O2, कहने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ H2SO4, एक H2SO4 यहां से एक यहां से और प्लस H2O2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे पर एसिड का जो है वो हाइड्रोलिसिस आप करा सकते हो। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसमें पता करिए कि कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कितने पर एसिड है, सेंट्रल एटम देखते हुए स्ट्रक्चर बना लीजिए। स्ट्रक्चर बनाते ही बस आपको कुछ नहीं करना, तोड़ देना है पेरोक्साइड बॉन्ड को। ठीक है, एक को H एक को OH दे दीजिए, देख लीजिए कोई फर्दर फिर ना पर एसिड जीवित हो जाए, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, और आंसर आपका हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिखाना सिखाता हूं, लेकिन इस आप कृपया करके कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखाना सिखा दूंगा।
लेकिन ये जो प्रोसेस है ये आप लोग की ही प्रैक्टिस के ऊपर है, आप करोगे तभी आपको आएगा। H4P2O8, H4P2O7, Cl2O7, Cl2O8, इनकी सबकी हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आप खुद से लिखिएगा, ठीक है। बाकी मैं अभी डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं। देखिए अभी मैंने लिखा H2H2O8 की हाइड्रोलिसिस जो हुई, हाइड्रोलिसिस करने पर यहां पर प्रोडक्ट आया था ट्वाइस ऑफ H2SO4 प्लस H2O2, ठीक है। कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं? सबसे पहले काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए होता क्या है कि हाइड्रोलिसिस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो रिएक्टेंट होगा आपका और जो मेन प्रोडक्ट होगा उन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है। या ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ये तो तब लगेगा ना जब यहां और यहां का, अब ये क्या, ये वायलेट कर जाता है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही ज्यादा चला गया तो होगा क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, आप कोई भी इस तरीके से अगर सल्फर का प्रोडक्ट लेते हैं उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है यही बनता है, H2SO4 ही बनता है। तो आप कैसे याद रखेंगे इस चीज को? देखिए मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, प्रोसेस जो है वो पहले बता चुका। याद करने का तरीका देखिए, यहां पर 2 सेंटर प्रेजेंट है तो यहां पर 2 H2SO4 बनेगा। क्या अगर ये सिंगल होता तो सिंगल बन जाता, वो ये 2 है इसलिए यहां पर ट्वाइस ऑफ H2SO4 आया। और यहां पर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, ऐसे लिख लीजिए कि पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर H2O2 प्रोडक्ट में निकला है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आपको, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए H4P2O8, यहां पर भी आप देखोगे तो पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, खुद से आप देखिएगा प्रेजेंट है क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से यहां पर ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि 8 2 16 12 यहां 6 आ जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। मैक्सिमम कितना होता है? +5 होता है। तो इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है H3PO4। तो कितने H3PO4 बनेंगे? जितना यहां पर सेंटर है, जितना सेंट्रल आइटम है, कितने हैं? 2, तो यहां पे 2 बनेगा। और प्लस एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे मैं बताइए, मैं Cl2O7 का लिख दूं, हाँ रुकिए, Cl2O7 का लिख देता हूं डायरेक्ट। आप देखोगे Cl2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्लोरीन का +7 आएगा और इसका +7 ही मैक्सिमम होता है। इसका मतलब यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं प्रेजेंट है तो H2O2 नहीं बनेगा। यहां पर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं प्रेजेंट है, H2O2 नहीं बनेगा। और लेकिन इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट क्या हो सकता है? HClO4। HClO4 में भी इसका +7 होता है, यही बन जाएगा। और कितने बनेंगे? 2 सेंटर हैं तो 2 ठो बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। H2O2 मत बनाइएगा, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी वो तो तरीका होता है वही कि आप प्रॉपर बनाइए स्ट्रक्चर और फिर करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है। कहता है कि सिल्वर है, मतलब लैंग्वेज आप देख लीजिए पीडीएफ में, कहता है कि सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस, मतलब एजी की बात हो रही है। सिल्वर ये एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है और इसमें इन्होंने एज लेंथ दिया है, मैं ए से लिख रहा हूं, एज लेंथ 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और डेंसिटी दिया है इन्होंने यहां पर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इन्होंने एटॉमिक मास पूछा है। क्या पूछा है? एटॉमिक मास, ठीक है। और उसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्या है, डेंसिटी का कह रहा है तो पहली बात तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं पहले। ठीक है, यहां से आप डेंसिटी लिख सकते हो Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। ये कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए क्या है, बहुत आसान है, आसानी से देखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो मैं मान लेता हूं ए है, यूनिट सेल जो है आपका एफसीसी है, ठीक है कोई बात नहीं। यूनिट सेल में एज लेंथ ए ले लेता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी डी दी गई है तो ये बताइए मास क्या होगा,
मास क्या होगा यूनिट सेल का, या वेट क्या होगा यूनिट सेल का, डब्ल्यू क्या आएगा, सीधी सी बात है, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डी इंटू ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, मोल क्या आएंगे, मोल ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा, मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो डी इंटू ए क्यूब अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, आप क्या कहोगे सर, ये मैं मोल में पढ़ा था कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट इज द Na। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएंगे, मोल इंटू Na, तो मोल कितना है डी इंटू ए क्यूब अपॉन एम इंटू Na कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इज इक्वल टू डी इंटू ए क्यूब इंटू Na अपॉन एम आ जाएगा। ये होता है आपका फॉर्मूला। डी डेंसिटी, ए क्यूब वॉल्यूम हो गया, Na आपका एवोगाड्रो नंबर है, M आपका मॉलिक्यूलर वेट है। और अगर सिंगल एटम की बात कर रहे हैं तो यहां पर एटॉमिक वेट रख दीजिएगा। Z क्या है आपका, Z क्या है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है, ठीक है, या इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। और FCC मैं कहीं ना कहीं किसी एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि FCC में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स क्या होंगे। FCC क्या होती है, जिसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, 8 कॉर्नर पर, और 6 फेस सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे होंगे, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेस पर होंगे, एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। टोटल इफेक्टिव एटम कितने हो गए, 4 हो गए। हर चीज की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए। डेंसिटी क्या निकालना है आपको तो यहां पर m निकालना है। m क्या, वही एटॉमिक वेट निकालना है। तो यहां से देखिए z आपको क्या पता है 4, इस वाले में रख रहा हूं, ठीक है, इस वाले में z आपको पता है 4, डेंसिटी आपको पता है 10.5, a क्यूब रख लीजिए, यही जो दिया गया है भाई वैल्यू, इसको रख लीजिए कि 4.07 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब। मुझे बेसिकली यहां पर आपको बताना था डेंसिटी, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ये सब मुझे बताना था। कैलकुलेशन मैं नहीं कराना चाहता हूं आपसे। आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया एज इट इज, पहली बात ऐसे डिजिट का क्वेश्चन नहीं देता, ऐसे डिजिट का क्वेश्चन देगा कि आसानी से कट जाए आपका। लेकिन बाई चांस ऐसा आता तो छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा, कोई मतलब नहीं है, बहुत टाइम बर्बाद होगा। Na रख दीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और अपॉन m निकालना ही आपको। m निकाल लीजिएगा 107, शायद आंसर आ रहा है 107.8, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये एटॉमिक वेट आ जाएगा आपका सिल्वर का, ठीक। तो ये रहा आपका डेंसिटी वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो टोटल आज मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, पांचों क्वेश्चन आपके बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपने समझा होगा, नोट किया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।